अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट। और आज बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के हवाले से, दिल के जितने भी अमराज हैं उस हवाले से हम लोग इस प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी बेसिक वजूहात हैं हमारी लाइफस्टाइल में, ऐसे कौन कौन से चेंजेस करने की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हमें हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो करके हम लोग इस मौजी मर्ज से बच सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत लोग नॉर्मल दिल टूटने को या फिर मोहब्बत में नाकामी को हार्ट फेलियर से जोड़ देते हैं या फिर दिल के अमराज से जो है वो लिंक कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर दीगर कुछ मर्ज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ या फिर कैंसर वगैरह, ये आपके दिल के अमराज में किस कदर हार्मफुल हो सकता है। इसके साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन लेना आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आज इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली हार्ट फेलियर की वजूहात क्या होती हैं? देखिए, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को अलग-अलग समझ लें ना। जी। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट फेलियर क्या होता है। हमारे लोग जो होते हैं, आम पब्लिक, वो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को एक जैसा समझते हैं ना। ठीक। हार्ट अटैक का मतलब है कि आपकी कोई दिल की शरेयान अचानक बंद हो गई, जिसकी वज़ह से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, उसे कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट फेलियर का मतलब है कि हमारे दिल के 4 खाने होते हैं, 4 जी। हिस्से होते हैं दिल के ना। तो अगर वो पंपिंग करना रुक जाता है या फेल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर, कि मतलब आपके दिल के पट्टे पंप नहीं कर रहे हैं। अब हार्ट फेलियर होने में इसमें हम 4 ही हिस्सों में इसको मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एक होता ठीक। है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, फिर हम कहते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर कि अचानक से हार्ट फेल हो गया, ये क्रोनिक हार्ट फेलियर। चारों हार्ट फेलियर होने की अलग-अलग वजूहात होती हैं कि ये कौन-सा हार्ट फेलियर किस वजह से हो रहा है, उसकी अलग वजूहात होती है। जिसमें मोस्ट कॉमनली जो हार्ट फेलियर की वजह होती है, वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होती है, जिसमें हम कहते हैं कि इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। ठीक। इसका मोस्ट कॉमन कॉज़ जो होता है, वो इस्कीमिया होता है, मतलब हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर का हो जाना। राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, उसका एक कॉज़ होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट, मतलब उल्टे हिस्से का दिल अगर फेल हो जाए। ये मैं अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ तस्वीर। जी। देखिए, ये 4 हिस्से हैं हमारे, ठीक है? अगर हमारा लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो पंप करता है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है ये पंप करता है पूरी बॉडी में। ठीक। अगर ये पंप नहीं करेगा तो हमारा राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है? और उसके फिर अलग-अलग सिम्पटम्स आते हैं। उल्टे तरफ के दिल की कमजोरी को हम कहते हैं कि ये इस्कीमिया की वजह से हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, मतलब हार्ट सही तरह पंप नहीं कर पा रहा है। सही। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर ज्यादातर लेफ्ट की वजह से होता है, या कोई पल्मोनोलॉजी पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से ये होता है। सही है, सही। डॉक्टर, हार्ट फेल क्या होता है और इसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर किस तरह असरअंदाज होते हुए देख सकते हैं? आपने बताया कि ये किस तरह हार्ट फेलियर की वजूहात क्या होती हैं, लेकिन एक्चुअली इसके कॉजेज़ क्या बन सकते हैं? और अगर किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है तो बॉडी में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं? लेकिन पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि हार्ट हमारा काम क्या कर रहा होता है जी। ना। हार्ट हमारा जो काम कर रहा होता है वो उसका पंपिंग फंक्शन होता है। पहले लेफ्ट साइड का जो उल्टी तरफ का जो हार्ट होता है हमारा, वो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। ये बिल्कुल, ये देखें, ये उल्टी तरफ का जो हमारा हार्ट है, जी। ये हमारी बॉडी में पूरी जगह पे ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रहा होता है। जो ब्लड हमारा पंप करता है, और हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, ब्लड के अंदर होते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, तो वो तो जी। हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उसको उसका ही पहुंचाने का काम होता है कि उसमें पहुंचाना है। जैसे लिवर को पहुंचना है, किडनी को पहुंचना है, ब्रेन को, और पेरिफेरीज, हमारी हर जगह जितनी भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा होता है। ये तो हार्ट का पंपिंग का काम हो गया। ठीक। ये हमारा उल्टी तरफ का जो दिल होता है वो काम करता है। जो राइट साइड का जो हार्ट होता है वो हमारा ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से, और वो लंग के अंदर उसको पंप करता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन भरी जा सके, जैसे कि ये मैंने डायग्राम में दिखाया है जी। कि देखिए, ये लंग्स के जरिए हमारे ऑक्सीजन आ रही है, और ये लंग्स के अंदर जब ब्लड जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन फिलअप हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर उल्टी तरफ का हार्ट हमारा काम नहीं कर रहा तो जो वाइटल्स ऑर्गन हैं उनको ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, तो वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब किडनी को अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, एक्यूट रीनल शटडाउन हो जाएगा, और पेशेंट को जो है वो डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है और मौत भी बाकी हो सकती है। इसी तरह अगर ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इंसान एकदम चक्कर आके बेहोश हो सकता है। का ब्रेन, तो जो भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन है उसको ब्लड पहुंचाना काम लेफ्ट साइडेड हार्ट का है। जब हमारा राइट साइडेड हार्ट फेल होता है तो उसका मतलब है जो ब्लड रिसीव करने की पावर है हार्ट की, वो फेल हो गई। तो उसमें क्या ठीक। सिम्टम्स आते हैं,
उसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि जो हमारी पेरिफेरीज हैं, पैरों में सूजन आ जाएगी, पेट में जो है पानी भर जाएगा, जिगर का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये नेक की वेन्स जो डिस्टेंडेड हो जाएंगी। तो दोनों हमारे जो हार्ट के फंक्शंस हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उसके अलग अलग कॉजेज होते हैं। कोई भी हिस्सा अगर हमारा हार्ट का काम नहीं करेगा तो उसके जो वाइटल्स ऑर्गन्स में उस पर फर्क पड़ेगा, दोनों तरीके से फर्क पड़ेगा। अगर राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो उसमें सूजन आ जाएगी, ठीक है, पानी भर जाएगा। और अगर हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट जो काम नहीं करेगा तो वो उसकी इस्कीमिक इंजरी होना शुरू हो जाएगी। इसके जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं वो आते हैं कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की जिस्म में मिकदार का बहुत ज्यादा होना, सही। ओबेसिटी का बहुत ज्यादा होना, स्मोकिंग का होना, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का होना बहुत ज्यादा, या हार्ट अटैक कुछ पेशेंट को हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, अल्कोहल कुछ लोगों की आदत होती है, या कुछ औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्ट की पट्टों की कमजोरी होती है, उसे कहते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। जैसे आपने शुरू में कहा था कि कोई दिल की वजह, दिल टूटने का शिकार हो जी गया, जी या जी। कुछ सडनली आपने देखा होगा फिल्मों में कि भाई वो कोई न्यूज इस तरह की मिल गई किसी का, तो वो अचानक उसकी मौत वाकई होती है, हम्म। ठीक है, तो वो भी एक कार्डियक की हमारे पास खास बीमारी होती है जिसके अंदर एपिनेफ्रिन सर्च कर जाता है, तो ठीक है, यानी कि उसे कहते डॉक्टर, हैं जिन टाको लोगों सूडो का दिल टूटता कार्डियोमायोपैथी। है वो फिर सही कहते हैं कि हमारे दिल असरअंदाज हुआ है इस वजह से। हाँ, अब वो बस हो भी सकता है, बिल्कुल सडनली आपको ठीक। कोई खुशी की खबर मिले या आपको कुछ नहीं गम की खबर मिले तो डेफिनेटली आपको टाको सूडो कार्डियोमायोपैथी में सडन हमारे हार्ट के मसल रुक जाते हैं, जो कि हम फिल्मों में ज्यादा देखते हैं, लेकिन रियल में ऐसा बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज है कि सडन अगर आपको कुछ तरह की खुशी गमी खबर मिलती है तो हार्ट जो है वो आपका स्टॉप पंपिंग हो जाता है और फेलियर में चला जाता है। सही सही। डॉक्टर, अभी आपने अपने जवाब में जिक्र किया डायलिसिस का, कि हार्ट फेलियर में डायलिसिस पे भी जाना पड़ सकता है। अमूमन लोगों को जो पता है वो ये पता है कि डायलिसिस आपकी किडनी के प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट होता है। तो डायलिसिस का दिल के अमराज से क्या ताल्लुक है और कब ज़रूरत पेश आती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डायलिसिस का मतलब क्या है? डायलिसिस का मतलब है कि वो बॉडी में हमारे जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, हम्म। क्रिएटिनिन, यूरिया, जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, डायलिसिस की मशीन उसको रिमूव करती है। सही। आप इसको समझने की जरूरत है। लोग हमारे ना डर जाते हैं डायलिसिस से, भाई बड़े लाइफ स्ट्रेटिक नहीं, वो आपको लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अच्छा, डायलिसिस की नीड कब पड़ती है? जब हमारी किडनी काम नहीं करती। अब देखिए, ये सही। किडनी है, ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये किडनी में फिल्टर हो रहा है और यहाँ ये पेशाब के जरिए जा रहा है, ठीक है। ठीक। अब तीन तरह से किडनी हमारी खराब हो सकती है। एक तो ब्लड आ नहीं रहा, हम्म। दूसरा किडनी की अपनी डिजीज हो गई, या किडनी से ब्लड फिल्टर होकर यूरिन जा नहीं रहा। ठीक। इसे कहते हैं प्री रीनल, ये हो गया रीनल प्रॉब्लम। और पोस्ट रीनल, प्री रीनल का मतलब है कि ब्लड पहुंच नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपका हार्ट फेल हो गया है, किडनी को ऑक्सीजन और ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, तो फेल हो जाएगी। ठीक। दूसरी कंडीशन में किडनी की अपनी डिजीज होती है, अगर अपनी डिजीज होती है, किडनी काम नहीं कर रही होती, तो उसकी हम कहते हैं ये रीनल डिजीज है। और पोस्ट रीनल में मोस्ट कॉमन मेल्स के अंदर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, किडनी यूरिन जो बना रही होती है वो आगे जा नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो जाती है, हमारी किडनी काम नहीं करती। तो प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, जो हार्ट पेशेंट को जो ज्यादातर डायलिसिस की नीड पड़ती है, किडनी शटडाउन में जाता है, वो प्री रीनल होता है, मतलब हार्ट ऑक्सीजन ब्लड किडनी को पहुंचा नहीं रहा, इस वजह से वो पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं। सही सही। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हार्ट फेल की इब्तदाई और आम अलामात क्या हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें मिल रहे होते हैं जिनको हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब बाद में टेस्ट कराते हैं तो वो किसी बड़ी जो बीमारी है उसका पेशखेमा साबित होता है। तो ऐसे कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स, जिनको हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि जो हर 3 में से 1% की जो डेथ हो रही है वर्ल्ड में, वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। सही। और सन 2030 तक 2.3 मिलियन पीपल हार्ट डिजीज की वजह से डेथ हो जाएंगे। तो इसमें सबसे आसान तरीका जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए, कि हम ऐसे मरीज जिनको हार्ट फेलियर की इब्तिदा होती है, वो घर पे अपने आप के सिम्टम्स को कैसे असेस कर सकते हैं, जी। ये बहुत उनके लिए जरूरी है। इसके लिए एक होती है NYHA क्लासिफिकेशन, 1 2 3 4। 1 में हम वो मरीज रखते हैं जो अपने डेली रूटीन का काम आराम से कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लास 2 में वो मरीज आते हैं जो अपने डेली रूटीन का तो काम कर सकते हैं, लेकिन जरा सा उन्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कह दिया जाए कि भाई जरा दूर जाके ये काम कर लो, जो उनकी डेली रूटीन में नहीं होता, तो वो करने में उनको दुश्वारी होती है। क्लास 3 में वो मरीज होते हैं जो अपने डेली रूटीन का काम भी नहीं कर पाते, और उनको डेली रूटीन काम करने में भी सांस फूलने की शिकायत होती है। ये तीनों सिम्टम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, सांस फूलने की शिकायत से। सही।
और चौथी स्टेज में वो लोग होते हैं जो बिल्कुल बेड बाउंड होते हैं, वो बिल्कुल अपनी डेली रूटीन का काम नहीं कर सकते। तो पहली चीज में वो मरीज जिनको सांस फूलने की शिकायत नहीं होती, वो डेली रूटीन में अपना काम कर लेते हैं। दूसरे में वो होते हैं जो डेली रूटीन का तो काम कर सकते हैं, हम्म। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तीसरी तीसरी स्टेज में वो लोग होते हैं, उनको सांस फूलने की शिकायत होती है अपने डेली रूटीन का काम करने में भी। और चौथे में वो मरीज होते हैं बिल्कुल बेड बाउंड, कहते हैं जरा सा भी चल रहा है तो सांस फूलने से। तो पहली जो सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस का फूलना, सही। जिसकी मैंने 4 क्लासेस में बताया। दूसरी चीज होती है सीने पे भारीपन, बोझ महसूस होना। ठीक सही। है, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ज्यादा से चलते हैं तो सीने पे भारीपन ही बोझ महसूस हो रहा होता है। तीसरी चीज एक बहुत कम होती है, जब रात को लेटते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही लेटती हूँ ना सांस फूलने की शिकायत होती है, या मैं जैसे ही लेटती हूँ सो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद ही अचानक सांस फूलता है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मुझे अचानक लगता है कि मेरी सांस उखड़ना शुरू हो गई है। चौथी चीज ये होती है हार्ट फेलियर की कि आपकी भूख कम हो जाती है। हर वक्त आप थका थका फील कर रहे होते हैं कि भाई मुझे बहुत थकावट है, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, हर वक्त फटीग है। और जिन लोगों को राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उनकी नेक वेन्स जो होती है ना, यहाँ आपको लगेगा सूजी सूजी, गर्दन की नसें जो है बहुत ज्यादा सूजी सूजी लग रही हैं। सही। तो ये 4-5 चीजें बहुत ज्यादा कॉम। पहले पेशेंट आके पेशेंट कहते हैं घबराहट, अब तो खैर हम्म। लोग घबराहट का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए डरते हैं कि जी घबराना नहीं। अब हम कहते हैं भाई जी। आपको जो है वो अब आपको जो है कोई परेशानी हो रही, कोई बेचैनी हो रही है ना, तो आपको पेशेंट बेचारे पहले आके बता देते थे कि अभी हम घबरा रहा, वो भी डरते हैं। तो हम भी पेशेंट से पूछते हैं आपको बेचैनी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, वो तो कहते हैं वो पेशेंट घबराहट के आके कहते अलावा हैं सब हो रहा है हमें। सब हो रहा है ना। अब तो लोग बेचारे वो घबराहट का, हम डॉक्टर भी अब किसी को घबराहट का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। सही। तो हम कहते हैं भाई आपको कोई परेशानी की बात नहीं है या कोई बेचैनी तो नहीं है, तो हम वो जो है वो सही ऑल्टर कर सही। देते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियली उसको एसेस करें अपने घर में कि यार मैं ये रोजमर्रा के काम कर रही हूँ, पहले तो मैं कर लेती थी, अब मुझे ये काम नहीं होता। जैसे जो घर पे फीमेल्स मॉपिंग करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब अभी जो है ना मुझे काम करने में प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि उनको कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके हम फर्दर टेस्ट करके देख सकते हैं कि हम कौन कौन से इसके टेस्ट करके उसमें एसेस कर सकते हैं। सही सही। डॉक्टर, ख़वातीन में जो हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर है उसका रेशो कम है कंपैरेटिवली मेल में। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो मर्द हजरात हमारे जो हैं वो हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक से ज़्यादा मुतासर होते हैं। क्या वजूहात हैं? क्या स्मोकिंग इसकी वजह है, या फिर डेली लाइफ के प्रेशर या फिर बर्डन जो एक हमारे मर्द हजरात पर उनके ऑफिस या फिर ख्वाह जो भी रीज़न्स हो उनकी वजह से पड़ते हैं? तो क्या ये रीज़न्स हो सकते हैं या फिर इसके कोई साइंटिफिकली मजीद रीजंस हैं जो हमें नहीं पता? देखें प्री मीनोपॉजल, ठीक है, जी। जब तक फीमेल्स को मीनोपॉज मतलब जो मेस्ट्रुअल साइकिल उनको महीने की आती है, जब तक फीमेल आती, तो इनके जो सिम्टम्स हैं वो हम मेल्स में कहते हैं प्री डोमिनेंट है, फीमेल में नहीं है। लेकिन आफ्टर मीनोपॉज तकरीबन 45 के बाद मेल और फीमेल में इक्वल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक साइंटिफिकली चीज ये कि एस्ट्रोजन जो हमारी फीमेल्स के अंदर की मिकदार ज्यादा होती है, वो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि हार्ट फेलियर सिम्टम्स जो हैं वो कम आते हैं सिर्फ फीमेल्स के अंदर। सही। सेकेंड थिंग ये मेल का फैक्टर, क्योंकि वो बाहर वर्कआउट करते हैं, स्मोकिंग का रेशो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा लेते हैं, एफएलपीज बहुत ज्यादा डिरेंज होते हैं, तो उसमें ये मेल में फैक्टर ज्यादातर जेनेटिकली पाया जाता है। लेकिन आफ्टर मीनोपॉज बिल्कुल ही हमारे पास एज का कोई ऐसा फैक्टर नहीं। दूसरी चीज एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि ये हार्ट फेलियर की जो बीमारी है ये ओल्डर एज पीपल्स की, ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर की जो बीमारी है वो यंग पेशेंट्स में भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसमें एज का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जी ये बुढ़ापे में ही होगी या यंग में होगी। सही सही। ठीक है डॉक्टर, आपसे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी जानना चाहूँगी। ओबेसिटी या फिर कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट की हेल्थ को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है, और हमें कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए रोज़मर्रा में क्या चेंजेस की ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल में कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे और हम ओबेसिटी की तरफ भी ना जाएं? देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि चाहे हमारे ज्यादा लोग टेस्ट वगैरह नहीं कराते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करें, ठीक है। गूगल पे मोबाइल के ऊपर ऐप होती है बीएमआई, उसमें लिखिए, उसमें आप कैलकुलेट करें, जिसके अंदर मेन चीज मैं उससे भी आसान एक चीज बता देता हूँ आपको जी। कि आप अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखें। वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहते हैं जो आप अपने पेट के गिर्द एक वो लें आप इंची टेप और उससे आप नापें। अगर मर्दों में 102 सेंटीमीटर से ज्यादा आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस है और फीमेल्स के अंदर 88 सेंटीमीटर से ज्यादा आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, तो आप समझ जाएं कि आप एक हाई रिस्क पर हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ा हुआ होगा, आपके अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ी हुई होगी। तो उसके लिए आपको फौरन वर्कअप करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो एक आसान सा मैंने हल बता दिया, ठीक है। लेकिन एट द सेम दूसरी टाइम चीज ये डॉक्टर, होती आपसे है, वेट का भी जानना चाहूँगी कि मिनिमम एज ख़वातीन और मर्दों में वेट की क्या होनी चाहिए?
बिल्कुल। वेट डिपेंड करता है हमारी हाइट के ऊपर ना, कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। जी। एक हाइट का और वेस्ट का हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, उसमें हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं ना, कि अगर आपका बीएमआई 18 से लेकर और 22 टू 23 के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपकी फिजिक्स बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपका 26 27 में जाता है, तो आपका ओवर वेट में आप आते हैं, कि भाई आपका वेट ये ज्यादा है। और ठीक। अगर बीएमआई आपका 30 से ज्यादा जाता है, तो इसका मतलब है कि आप ओबेस हैं, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो ये तो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वेट जो है वो आइडियली अगर कोई 5 इंच और 5 फुट का पर्सन है, 5.5 फीट का पर्सन है, तो उसका आइडियली वेट तकरीबन 65 60 तक होना चाहिए। डिपेंड करता है उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसकी एज कितनी है। तो एज का फैक्टर देखा जाता है कि एज के हिसाब से आपका कितना हैगा वेट, आपकी हाइट के हिसाब से कितना है। तो उसके लिए बीएमआई आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मेरा बीएमआई इतना है, और उसके हिसाब से मैं क्या फिट हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मेरा अंडर वेट है। फीमेल्स हमारे यहाँ अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, कि बहुत ज्यादा वीक होती हैं, एनीमिक होती हैं, खून की कमी होती है, तो उनका बिलो 18 बीएमआई आ रहा होता है। तो उनको भी फौरन जरूरत होती है कि नहीं, अपने जो है वेट गेन करें, वो भी नुकसान देता है। और अगर आपका वेट ज्यादा है, आपका बीएमआई ज्यादा है, तो उसके लिए आपको वेट के लिए भी सबसे जरूरी काम करना है। फिर आपने इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काम करना है, और फिर डायबिटीज के लिए, क्योंकि वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि शुगर के जो मरीज होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है कि उनको मीठा खाना है। ये आपने नोट किया होगा। जी। वो क्यों होती है? उस वजह से होती है कि इंसुलिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में ना, इंसुलिन का काम बॉडी में ये होता है कि जो शुगर हमारी खून के अंदर आई है, जो हमारी शुगर हम जो खा रहे हैं, उसको सेल के अंदर पहुंचाना। तो आप समझ लें ये खलिया है, ठीक है, जी। शुगर इसके बाहर है, और इसको रिक्वायर्ड है शुगर के अंदर की, ठीक है। लेकिन शुगर अंदर पहुंच नहीं रही, क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि उसको अंदर पहुंचने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब सेल के अंदर शुगर नहीं पहुंचेगी, तो उसको क्रेविंग होगी, मुझे मीठा चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, तो इंसान और ज्यादा मीठा खाना शुरू कर देता है। क्यों? कि उसके सेल के अंदर तो शुगर की रिक्वायरमेंट है, उसकी खुराक ही शुगर है। और क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस बन गई है, तो उसकी शुगर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया और इंट्रा सेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब सेल के अंदर शुगर की कमी हुई भी है बहुत ज्यादा, हम्म। जब भी वो इंसान को ज्यादा क्रेविंग हो रही है, और सेल के बाहर जो है वो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे मरीज आपने को ज्यादा वो शुगर की तरफ माइल होते हैं। सही। डॉक्टर, इनिशियली जिन पेशेंट्स को शुगर की क्रेविंग होती है और उनको नहीं पता कि उनका हार्ट का कोई उनको प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो डेफिनेटली इंसुलिन की तरफ जाते हैं, या फिर वो इस टाइप का कोई कोई कुछ ना कुछ सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, और वक्ती तौर पे उनको रिलीफ भी महसूस होता है, उनको इससे अच्छा लगता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकती है? सिर्फ इंसुलिन नहीं, ओवरऑल सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से आप बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक टेस्ट होता है जी, नहार मुंह का टेस्ट शुगर का कर लिया, एक जो जी। है रैंडम शुगर टेस्ट कर लिया, उस पर लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। सुबह कितनी शुगर थी? इतनी थी, चलो भाई इंसुलिन लगा लो, ये लगा लो। ऐसा नहीं है ना। हम्म। देखिए, अब एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। वो आपकी पिछले 3 महीने की शुगर एसेस करके बताता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, सुबह जी शुगर का टेस्ट कराना है, अब रात को पर्सन ने खाना ही नहीं खाया, हम्म। अब वो सोचिए 12 घंटे की जगह वो 18 घंटे की फास्टिंग करके आया, तो उसकी शुगर डेफिनेटली कम आएगी। 18 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि सुबह का टेस्ट करना है। या रात शादी में गए थे, वहाँ खीर खाइए, कोल्ड ड्रिंक पिए, गाजर का हलवा खाया, सुबह टेस्ट कराया, बड़ी भी आ गई जी शुगर, मर्ज हो गया। तो आप कभी भी शुगर की दवाई स्टार्ट करने से पहले HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन सही। आप उसका टेस्ट करेंगे। उसकी रेंज होती है 5.6 से लेकर 6.5 तक के, आप ये डेंजर जोन में हैं। अगर आपकी 5.6 से 6.5 तक की रेंज आती है, तो आप मतलब इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस में हैं, आप इस डेंजर पीरियड में हैं। और अगर वो 6.5 से क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब है यू आर अ डायबिटिक पेशेंट और आपको शुगर की जरूरत है। उसमें फिर इनिशियली हम दवाई देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के, जो शुगर कम करते हैं। उसमें भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। कुछ दवाइयां शुगर को गट से अब्सॉर्ब होने को रोकती हैं, कि आप जो मीठा खा रहे हैं वो आपके खून में ना जाए, वो आपके स्टूल के अंदर लॉस हो जाए। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं कि वो इंसुलिन रिलीज कराती हैं। खुद से दवाइयां लेना तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, दोनों सूरतों में नुकसानदेह, कि आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिसको इंसुलिन की जरूरत थी, आपने गोली खाना शुरू कर दी, उससे आपका जो बचा कुचा पेनक्रियाज है वो भी डैमेज हो जाएगा। पेनक्रियाज लबलबा जिसे उर्दू में कहते हैं, जी। उसमें बीटा सेल्स होते हैं बिल्कुल सामने ड्रॉप के बराबर, जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं।
आपने उसकी जरूरत नहीं थी और आपने उसकी ले ली, तो वो आपके और डैमेज कर दें। या आपको शुगर का मर्ज था ही नहीं, आपने वो रात को कुछ मीठा खा लिया था, टेस्ट किया शुगर बढ़ आपने, तो उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर डाउन हो सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि शुगर बढ़ने से ज्यादा खतरनाक शुगर का कम होना है। आप बेहोश हो सकते हैं, डेथ वाकई हो सकती है। शुगर बढ़ेगी तो थोड़े सिम्टम्स आएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन शुगर सडनली डाउन होके आपकी डेथ हो सकती है। तो तो सेल्फ डॉक्टर, मेडिकेशन शुगर को किसी भी कंट्रोल चीज रखने में के आपके लिए क्या, नुकसान है। जिस तरह आपने कहा कि शुगर बढ़नी तो नहीं चाहिए, उसके लिए तो टेस्ट होते हैं, लेकिन शुगर कम ना हो इसलिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे डेली लाइफस्टाइल में? ऐसे कौन से चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि हमने 5 घंटे से कुछ खाया नहीं तो हमारी शुगर लो हो रही है। तो इसको किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है? बिल्कुल। इसमें इसमें दो चीजें हैं ना, एक वो मरीज जो डायबिटिक पेशेंट है और एक वो मरीज जो नॉर्मल है। जो ठीक है। डायबिटिक पेशेंट है वो जो दवाइयां ले रहे हैं, वो दवाइयां कॉज करती हैं हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर डाउन हो जाती है। एक तो ये चीज होती है। जी। सेकंड थिंग ये होती है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से रेजिस्टेंस बन जाती है और उनको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब उन्होंने ज्यादा लोग क्या होता है, रात को लेट नाइट खाना खाया, हम्म। उसके बाद सुबह की ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया और लंच भी स्किप कर दिया। अब जो इतना बड़ा पीरियड आया है, रात को सोते हुए आपने जो इतनी हाई डोज जो मील आपने ली थी, उससे इंसुलिन बहुत ज्यादा बॉडी में आपकी सिक्रीट हो गई, सही। जाहिर है उसको कंपनसेट करने के लिए। उसके बाद जब इंसुलिन इतनी ज्यादा आपकी बॉडी में रिलीज हो गई, आपने 12 घंटे का कुछ खाया नहीं, स्किप कर दी मील, उसमें क्या होगा, सडनली आपको हाइपोग्लाइसेमिया का इवेंट हो जाएगा। एक चीज। सेकंड थिंग ये होती है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन रन तो नहीं कर रहा। हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन रन करेगा, मतलब समझ लें कोई बैक्टीरिया, उनकी खुराक क्या होती है, ग्लूकोज। ठीक है। सही। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो मरीज बार बार हाइपोग्लिसेमिया में जा रहे होते हैं, बार बार शुगर उनकी कम हो रही होती है। अब उनको पता नहीं होता कि ये शुगर कम हो रही है किस वजह से हो रही है, उनको कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन रन तो नहीं कर रहा, आया उनकी बॉडी में कुछ ना कि कोई चीज तो नहीं है, उनकी सेलर एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो जो शुगर को बहुत ज्यादा खा रही है। हम्म। तो उनको फौरन ऐसे मरीजों को वर्कअप करने की जरूरत है कि हमारा इंसुलिन लेवल क्या है। देखिए सबसे अच्छी चीज ये ना कि आप अपना इंसुलिन लेवल, अगर कोई मरीज बार बार हाइपोग्लिसीमिया के साथ आ रहा है, तो क्या उसको इंसुलिन का कैंसर तो नहीं है। सही। ठीक है, बीटा सेल पे इंसुलिन का कैंसर भी होता है, उसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा निकल रही होती है, या अल्लाह ने करे आपके खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो आपको फॉरन वर्कअप करने की जरूरत है कि आया हमें हाइपोग्लिसीमिया हो रहा है या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। दोनों सूरतों में प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके मुआयना करें, खुद साख्ता दवाइयां ना लें, वो ना कि आपका पेनक्रियास को डैमेज करेंगी, आपका लिवर भी डैमेज करेंगी और आपको दूसरी परेशानी में मुब्तला करेंगी। सही, सही। डॉक्टर, अगर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करें तो हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के लिए ऐसे कौन से एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं या फिर ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिनसे एक तो इजीली डायग्नोसिस मुमकिन हो, सेकंड ये कि उनसे इजीली ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी हो जाए? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई भी मरीज आता है हमारे पास हार्ट फेलियर के साथ, तो इनिशियल स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलना होता है। सबसे पहले जो मरीज आता है उसके हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी में पता उसका कॉज चलता है कि इसको जो हार्ट फेलियर हुआ है वो किस वजह से वो आया, वो इस्कीमिया की वजह से हुआ है या कोई और वजह है। दूसरे स्टेप में हम उसका एक्सरे करके देखते हैं कि दिल का साइज कितना बड़ा हुआ है। फिर जो स्पेसिफिक हार्ट फेलियर को देखने का टेस्ट होता है, जो बहुत इजीली हो जाता है, दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अगर 55% इजेक्शन फ्रैक्शन है तो उसका मतलब है नॉर्मल है, और बिलो 45 अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है तो हम कहते हैं कि भाई अब आपको दिल के पट्टों की कमजोरी, और ये कम होते होते लोगों का 20% उससे भी कम चला जाता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाँ, अगर ये दिल के पट्टों की कमजोरी है तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं। इसके लिए देखने के लिए कि अगर वेलगुलर एब्नॉर्मलिटी, तो जो हमारे चारों खाने दिल के जो मैंने बताया आपको, उनके बीच में वॉल्स लगे हुए होते हैं जो उनके दरवाजे का काम करते हैं। वो वॉल्व ओपन होते हैं तो ऊपर का ब्लड नीचे आता है, फिर वो आगे पंप होता है। तो इस तरह 4 दरवाजे होते हैं जिसे हम वेल्स कहते हैं। कि वेल्स की पैथोलॉजी की वजह से तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए और स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, जो मुंह में कैमरा डाल के उसके जरिए किया जाता है। इसके अलावा और एडवांस में अगर होता है, अगर हमें इस्कीमिया सुबह होता है तो हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं पेशेंट की, या कोई और हमें एब्नॉर्मलिटी की नजर आ रही है तो हम सीएमआर, कार्डियक सीएमआर हम कहते हैं, वो एमआरआई की तरह, जैसे आम एमआरआई होता है हार्ट के एमआरआई को सीएमआर कहते हैं, तो वो करके देख सकते हैं। या अगर कोई हमें ऐसा लगता है पेशेंट के जिसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, हमें लगता है कि इसे इलाज से बेहतर हो सकती है और उसे रिवर्सिबल इस्कीमिया हो रहा है, तो हम थीलियम स्कैन का टेस्ट करके देख सकते हैं। तो टेस्ट तो बहुत सारे, पेशेंट टू पेशेंट। अगर इनिशियली स्टेज में हमें इको में ही पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर उसके कॉज है, तो उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज आपने सवाल किया था कि क्या इलाज है। देखिए सबसे अच्छा और सबसे इजी स्टेप तो ये है कि प्लीज अपना इलाज
नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही स्टार्ट करें। जैसे कि अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर का हो गया है ना, अब हार्ट को फर्स्ट करें 5 लीटर पंप करना है ब्लड को, तो हम क्या करते हैं, उसको हम डाययूरेज करते हैं, हम उसको ज्यादातर पेशाब लाने की दवाई देते हैं ताकि हार्ट के ऊपर लोड कम पड़े, क्योंकि सही। ब्लड में 70% का एलिमेंट पानी का होता है। तो पहले स्टेज में तो हम उसे पेशेंट को कहते हैं कि आपने पानी दो 2 लीटर से ज्यादा नहीं पीना पूरे दिन सही। के अंदर, सही। ठीक है। एक तो पहले हम उसको ये रिक्वायरमेंट देते हैं कि आपके पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। दूसरा, नमक का इस्तेमाल आपने नहीं करना, बिल्कुल कम, मिनिमम मिनिमम आपने मिनिमम कम नमक का इस्तेमाल करना है, और ऊपर से छिड़क के तो नमक बिल्कुल नहीं खाना। ठीक। तीसरी स्टेज में आपको दवाइयां देते हैं, जिसमें हम डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स कहते हैं पेशाब लाने की दवाइयां, जिनके ऊपर लोड कम पड़े। हार्ट के रिदम को, रेट को कंट्रोल करने की दवाइयां देते हैं। हार्ट के बाद जो हार्ट पंप करता है आर्टरीज में, उन्हें डायलेट करने की दवाइयां देते हैं ताकि हार्ट के ऊपर आफ्टर लोड कम हो और प्री लोड कम हो। कुछ तरह की दवाइयां होती हैं पहले स्टेज में, तो हम ये करते हैं। अगर ऐसा मरीज जिसको ये दवाइयों के बाद भी सिम्टम्स आ रहे हैं और वो एहतियात भी कर रहा है और दवाइयां भी ले रहा है, फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हमारे पास 2 डिवाइसेस आती हैं जो कॉमनली लगाई जाती हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, उसका क्राइटेरिया होता है। एक आती है CRTD और एक सही। होती है ICD। ये सही। 2 डिवाइसेस हम पेशेंट के हार्ट में लगा देते हैं, जो अगर वो उसका रिदम एबनॉर्मल होता है तो उसे छुट झटका मार देती है, शॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद डिवाइस के अंदर से पेशेंट को शॉक कर देती है। क्योंकि जो हार्ट फेलियर के जो मरीज होते हैं उनके दिल के पट्टे कमजोर होते हैं, तो एरिथमिया होता है। एरिथमिया कहते हैं कि दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना अचानक से, ठीक है। सही। तो वो खुद ही डिवाइस शॉक कर देती है, वो पेशेंट एकदम बेहतर हो जाता है। अगर फिर भी पेशेंट के कंडीशन इन डिवाइसेस के बाद भी बेहतर नहीं होती, तो हम एक मैकेनिकल हार्ट की डिवाइस हार्ट के अंदर पंप लगा देते, जिसे कहते हैं LVAD, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, ठीक है। वो हमारी डिवाइस लगा देते हैं और उस पर पेशेंट बेहतर होता है। लेकिन अगर उस पर भी नहीं होता, तो फिर आखिरी हल जो आता है वो हार्ट ट्रांसप्लांट का आता है कि हार्ट, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, लेकिन ये कि वो फिर आखिरी हल हार्ट ट्रांसप्लांट का आता है कि फिर हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं पेशेंट। ठीक। ठीक। ये सारे स्टेप होते हैं डॉक्टर, पेशेंट टू अक्सर पेशेंट। मैंने पेशेंट्स को कहते हुए सुना है कि हमें स्टंट डला हुआ है हार्ट में, तो वो स्टंट से मुराद क्या है और स्टंट डालने की ज़रूरत कब आती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप पुराने 20-30 साल पहले चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, तो दिल की शरीयान अगर बंद होती थी तो हर पेशेंट का हम बाईपास कर रहे होते थे, ठीक है। सीना खोल के उसकी दिल की शरीयान बंदिश होती थी, उसको हम नई शरीयान लगा के कर देते थे। जिस तरह से एडवांसमेंट आया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आई, तो हमें इस चीज की सहूलत हो गई कि मेजोरिटी पेशेंट का बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दिल सही। की शरीयान स्टंट आगे खोल देते हैं। अब ये होता क्या है और किस तरह करते हैं, देखें। हार्ट अटैक जैसी होता है ना पेशेंट को, तो हमारे दिल की 3 शरीयानें मेन होती हैं। एक LAD होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है, और RC होती है। इन ठीक। तीनों शरीयानों में से कोई भी शरीयान की सडन बंद हो जाना, उससे क्या होता है कि वो सडन शरीयान की बंद होने से वो शरीयान जिस दिल के हिस्से को सप्लाई कर रही होती है, वो दिल का हिस्सा एक खास टाइम पीरियड का मुर्दा हो जाता है। ठीक। तो हमें जैसे ही कोई भी मरीज ऐसा आता है जिसकी दिल की शरीयान बंद होती है, सडनली बंद होती है, उसे हम कहते हैं ST एलिवेशन MI, मतलब बड़ा हार्ट अटैक, उर्दू आसान अल्फाज में। ठीक। उसको हमें 90 मिनट्स के अंदर अंदर खोलना होता है। ओके। अब उसको हम खोलते कैसे हैं, हाथ के अंदर। अब जो नेट यहाँ पे जस्ट एक कैनोला लगाते हैं, कोई पेशेंट को बेहोश नहीं करते, कोई ऐसी कोई दवाई नहीं देते, जस्ट एक हाथ में कैनोला लगाते हैं, और सही। उस कैनोला के जरिए पूरा हम प्रोसीजर करते हैं। उसके अंदर तार डालते हैं, फिर डाई दे के देखते हैं, जहां पे बंदिश होती है उसके अंदर हम स्टंट डाल देते हैं। और कुछ दिल की शरीयान जो बंद थी, आप समझ लें एक पाइप आपके घर में आ रहा है जिससे पानी आ रहा है घर में, और वहां पे ठीक। कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, तो सही। उसमें हम समझ लें एक छोटा सा बीच में एक्स्ट्रा पाइप लगाते हैं, जिसे हम स्टंट कहते हैं। ठीक। स्टंट की भी 2 टाइप्स होती है ना, एक ड्रग कोटेड होता है और एक मेटालिक स्टंट होता है। अब जो नई टेक्नोलॉजी में हम ड्रग कोटेड स्टंट लगा रहे हैं, उनकी लाइफ 15 से 20 साल भी होती है, लेकिन आप दवाई लेते हैं। तो उस स्टंट से क्या होता है, वो दिल की शरीयान खुल जाती है और वो दिल का हिस्सा मुर्दा होने से बच जाता है, तो इंसान की सही। जान बच जाती है। सही। ये स्टंट डॉक्टर, होता है। लास्टली आपसे अवेयरनेस के हवाले से जानना चाहूँगी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको हार्ट अटैक अक्सर हो जाता है, लेकिन वो उसको नॉर्मल समझ के अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो आप लोगों तक अवेयरनेस किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? कुछ सेमिनार्स मुनक्किद करने चाहिए, या फिर लोगों को किस तरह अवेयरनेस इस चीज़ की दे सकते हैं कि अगर आपको दिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फील हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर को विजिट करें? देखें, माइनर से माइनर भी आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो उसको आपने लाइटली नहीं लेना, क्योंकि हार्ट आपके पास सिर्फ एक ही है। हार्ट से ज्यादा एक्यूट इमरजेंसी और कोई नहीं होती। हार्ट अचानक से आपने जितने हार्ट अटैक के मरीज देखे होंगे, उनसे आप पूछे, कहेंगे, वो ये कहेंगे हम जॉब पे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ और आधे घंटे में पेशेंट खत्म हो गया। तो हार्ट की डिजीज को आपने कभी भी लाइटली नहीं लेना। जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स आपसे डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको एनवेची क्लास दी थी, सांस का फूलना या सीने में दर्द होना, भारीपन होना, या आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें।
ठीक है, एक सही। चीज तो ये हो गई। अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी आते लेकिन आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं जी, 30 साल से मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरे वालिद को भी हार्ट अटैक हुआ था, हम्म। तो सिम्टम्स आने से पहले ही अपने डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि डॉक्टर साहब मुझे एक दफा ईसीजी करके देख लें। बहुत आसान है। सही। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई ECG में कोई चेंजेस आ रही हूँ। ईसीजी का एक टेस्ट होता है कि वो ट्रेडमिल पे चला के टेस्ट करते हैं, उसमें आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं जो छुपे हुए सिम्टम्स होते हैं। तो सही। पहली चीज तो ये है कि आपने हार्ट अटैक से बचना है। पहली चीज सही। तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो गया है तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं घबराना बोलने वाला था, परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है, उसका घबराना इलाज हो नहीं है। सकता है। ठीक है, हाँ, आपने घबराना नहीं, ठीक है। कैसे? कि हार्ट फेलियर जो है वो आपके पंपिंग फेलियर का काम है, जिसका आप बिल्कुल इलाज कर सकते हैं। हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्ट है कि हार्ट फेल का मतलब है कि दिल बंद हो गया, ऐसा नहीं है ना। हार्ट पंप करना आपका खराब हुआ है, जो कि दवाइयों पे ठीक हो सकता ठीक है है। डॉक्टर, दूसरा लास्टली मिसकॉन्सेप्ट। लास्टली एक क्वेश्चन आया है और ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसका जवाब आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। अगर किसी को जी जी। स्टंट डला है दिल में, यानी कि दिल की शरियानों को खोलने के लिए किसी किसी भी इंसान को स्टंट का यूज़ कराया है डॉक्टर ने, तो क्या ये लाइफ टाइम चलेगा उसके साथ या इसकी कोई एक्सपायरी होती है, उसके बाद फिर से डलवाना पड़ता है? इसके हवाले से बताइएगा। देखें, ड्रग इलुसिटिंग स्टंट, DES इसे हम कहते हैं, डेस, ठीक है, जी। इसकी लाइफ 15 साल 20 साल भी इसकी वैलिड रहती है, लेकिन अगर आप दवाइयां खाते रहें। ठीक। क्योंकि अगर आप इसके साथ दवाइयां जो हार्ट की होती हैं, जो स्टंट को प्रोलिफरेशन होने से रोकती हैं, जो हार्ट स्टंट को बंद होने से बचाती हैं, अगर वो आप कंटिन्यू खाते रहें तो इसकी ये स्टंट नहीं बंद होते, ये सही। कंटिन्यू खुले रहते हैं। दूसरे सही। टाइप के स्टंट ऐसे होते हैं जो हमारे मरीज ऐसे आते हैं जो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको पता नहीं होता, उनको हम डालते हैं BMS, मेटल का स्टंट डालते हैं। वो ओके। उसकी लाइफ 5 इयर्स तक होती है, जो कि बंद हो जाते हैं। उसमें हमें पता होता है कि ये पेशेंट जो है ना, ये जाके बाहर दवाई नहीं खाएगा, और हम्म। अगर हमने इसको ड्रग कोटेड स्टंट लगा दिया तो वो तो फौरन बंद हो जाएगा। हम्म। उसकी लाइफ, अगर आप दवाई ना खाएं तो वो तो 2 दिन बाद, पांच मरीज जैसे आते हैं डॉक्टर साहब 4 दिन पहले एंजियोप्लास्टी कराते हैं, स्टंट बोल के दोबारा हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर देते हैं। सही। अगर आप दवाई इस्तेमाल करते रहे, जो नई 3rd जनरेशन स्टैंड आए हैं पाकिस्तान में, मेजोरिटी डॉक्टर्स वही स्टैंड लगा रहे हैं, उनकी लाइफ तो 15 साल 10 साल भी मरीज हमारे पास आ रहे होते हैं, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक। और इन केस अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो स्टंट आहिस्ता आहिस्ता बंद होना भी शुरू होते हैं, तो जी। हार्ट के अंदर हमारी कोलेट्रल्स, माइनर माइनर दूसरी आर्टरीज बनना शुरू होती है उसके साथ, तो वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक ठीक ठीक, यानी कि लेकिन अगर दवाई अगर खाना स्टंट से एहतियात करना लाइफ जरूरी है। अगर स्टंट से लाइफ आपकी 10-15 साल या 20 साल बढ़ गई है तो उसके बावजूद स्टंट डलवाना ज़रूरी नहीं होता अगर आप मेडिसिन का यूज़ टाइम पे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, स्टंट तो डलेगा। हार्ट जी। अटैक हुआ तो स्टंट के बगैर तो नहीं बात बनेगी ना। स्टंट तो आपने डलवा लिया, उसके बाद स्टंट डालने के बाद दवाइयां खाना, ताकि वो स्टंट जिंदा रहे। आप समझ लें स्टंट की खुराक है। ठीक। स्टंट की खुराक क्या है कि स्टंट आपने डाला है ना, ड्रग कोटेड स्टंट डाला है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल चीज, बाहर की चीज आती है ना, तो वो बॉडी ऐसा लेती है, कोई बाहर की चीज आ गई, उसको अडॉप्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो सही। उस अडॉप्ट करके और वो उसको डैमेज ना करे, उसके लिए हमें एंटी प्लेटिलेट, ठीक है, सही। 2 दवाई एंटी प्लेटिलेट आती हैं जो बहुत कॉमन है, टिकाग्रेलॉल और एस्कार्ड, एस्प्रिन की गोली। वो हमें पेशेंट को देनी पड़ती है लाइफ टाइम। 1 साल तक तो दोनों दवाइयां देते हैं, 1 साल के बाद फिर हम ओनली सिंगल एंटी प्लेटलेट की दवाई दें, ताकि वो स्टंट हमारा बंद ना हो। सही। नाजरीन, हमारी जो लाइव सेशन था उसका वक्त ख़त्म हो गया है। डॉक्टर अरसलान यूनुस हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमारे आसपास हम, अगर हमारे घर में कोई हार्ट पेशेंट मौजूद है तो उसके खाने का ख्याल रखें, यानी कि उसके खाने में जितनी भी ये स्पाइसेस हैं इनको कम कर दें, ख़ास तौर पर नमक का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। जो भी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हमें चाहिए कि उनको भी नमक से दूर रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल हाइपरटेंशन आपको दिल की बीमारियों तक ले जाता है, वो लीड करता है दिल की बीमारियों तक। तो हमें चाहिए कि हम अपने आसपास एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें और एट द सेम टाइम हम अपना भी ख्याल रखें। जो लोग हार्ट पेशेंट्स नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी भी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी भी खुराक का ख्याल रखें, ताकि वो इन फ्यूचर इस तरह के किसी भी मर्ज से बच सकें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट।